झोलो के पास धरती पर किसी से भी ज्यादा खर्च करने की ताकत थी। इतिहास की सबसे बड़ी डकैतियों में से एक। झोलो ने अभी अभी अरबों डॉलर चुराए हैं। अब तक के सबसे बड़े धोखाधड़ी मामलों में से एक, भ्रष्टाचार के मामले। वह लियोनार्डो डिकैप्रियो से मिलता है, एक हॉलीवुड साम्राज्य खड़ा करता है। वे चुराए हुए पैसों से वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट बनाते हैं और उसके बारे में सच्चाई कोई नहीं जानता। यह झोलो है। लगभग 4.5 अरब डॉलर चुराने के बाद वह दुनिया के सबसे वांछित लोगों में से एक है, जो इतिहास के सबसे बड़े घोटालों में से एक है जिसे उसने अपने 20 के दशक में अंजाम दिया था। और वह पैसा किसी संपत्ति में नहीं बंधा था, यह नकदी थी जिसे वह खर्च कर सकता था। मतलब झोलो के पास शायद धरती पर किसी और से ज्यादा खर्च करने की ताकत थी। और यार, उसने उस पैसे का कितना आनंद लिया। झोलो ने कैसीनो और नाइट क्लब में सबसे ज्यादा खर्च करने वालों में से एक के रूप में अपनी ख्याति बनाई। अक्सर हर रात पेय पदार्थों पर लाखों डॉलर उड़ाता था। उन्होंने निजी जेट और हवेलियां और पिकासो की कलाकृतियां खरीदी और पार्टियों और विलासिता से भरपूर एक असाधारण जीवन जिया। सच कहूं तो उनका जीवन कुछ कुछ द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट जैसा था। यह विडंबना ही है, क्योंकि उस फिल्म के लिए झोलो ने ही पैसे दिए थे। जी हाँ, झोलो ने अपने वित्तीय घोटाले से चुराए गए पैसों का इस्तेमाल एक वित्तीय घोटाले पर आधारित हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर फिल्म के लिए किया। लेकिन एक छोटे से मलेशियाई द्वीप पर जन्मा एक लड़का हॉलीवुड सितारों का दोस्त कैसे बन जाता है, सुपर मॉडल्स को डेट करता है और अब तक के सबसे बड़े वित्तीय घोटाले में से एक को अंजाम देता है। खैर, झोलो की इस अनोखी सच्ची कहानी में आपका स्वागत है। झोलो का जन्म मलेशियाई द्वीप पेनांग में हुआ था, लेकिन 1998 में झोलो के माता पिता ने उन्हें हैरो, इंग्लैंड के एक प्रतिष्ठित बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया। झोलो ने बाद में इस पर विचार करते हुए कहा, वह समय मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। तभी मैंने भविष्य के लिए कॉन्टेक्स्ट की नींव रखी। देखिए, जहां झोलो का परिवार अमीर था, वहीं हैरो में, जो कि कई सहपाठी एक बिल्कुल अलग स्तर के धनी थे। उनमें से कई शाही परिवारों या शाही रईसों के बच्चे थे, इसलिए जो एक करोड़पति का बेटा था, वहीं अब वह जिन लोगों के साथ घूम रहा था, उनमें से कई अरबपतियों के बेटे थे। लेकिन झोलो को यहाँ एक अवसर सूझा और उसने इन बेहद अमीर छात्रों में से कुछ के साथ दोस्ती बनाने की कोशिश की। उन्हें प्रभावित करने के लिए उसने उन्हें मलेशिया में गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए आमंत्रित किया और फिर उसने एक अमीर पारिवारिक मित्र से 160 फीट की एक नौका उधार ली और उस पर लगी सभी पारिवारिक तस्वीरों को अपनी तस्वीरों से बदलकर उसे अपनी नौका होने का नाटक किया। वह चाहता था कि उसके अति धनी दोस्त यह माने कि वह उनमें से एक है। झोलो ने खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में भी स्थापित करने की कोशिश की जो लोगों के लिए काम करवा सकता है। एक बार वह ब्रुनेई दूतावास का लेटर हेड हासिल करने में कामयाब हो गया और वेस्ट एंड के एक बहुत ही मशहूर नाइट क्लब को एक जाली पत्र भेजा, जिसमें उसने पूछा कि क्या वे ब्रुनेई शाही परिवार का सदस्य होने का नाटक करके एक वीआईपी टेबल आरक्षित कर सकते हैं, और यह काम कर गया। झोलो और उसके नाबालिग दोस्त इस आलीशान नाइट क्लब में मशहूर फुटबॉल खिलाड़ियों और मॉडलों के साथ पार्टी करने गए। झोलो के लिए यह एक शुरुआती सबक था कि शक्ति और प्रतिष्ठा का दिखावा कई तरह के दरवाजे खोल सकता है। हैरो के बाद झोलो अमेरिका के व्हार्टन विश्वविद्यालय गए और वे लगातार अपना निजी ब्रांड बनाने की कोशिश कर रहे थे। उदाहरण के लिए, उन्होंने अपने विश्वविद्यालय के अखबार व्हार्टन जर्नल के लिए शेयरों पर लेख लिखे। हालांकि झोलो वॉल स्ट्रीट के विश्लेषकों द्वारा लिखी गई रिपोर्टों की नकल कर रहे थे और उन्हें अपना बता रहे थे, लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि झोलो इन लेखों की साहित्यिक चोरी कर रहे थे और इस तरह उन्होंने बिना किसी अनुभव के एक बेहतरीन शेयर चयनकर्ता के रूप में ख्याति अर्जित की। झोलो कैंपस में एक लेक्सस कन्वर्टिबल भी चलाता था, जिसके बारे में उसने दावा किया था कि उसने उसे खरीदा है, लेकिन असल में वह बस लीज पर था।
और उसने जानबूझकर उन अफवाहों को गलत नहीं बताया कि वह मलेशिया का राजकुमार है। जोलो असल में अमीर और गरीब के बीच एक पुल बना रहा था ताकि वह सही सामाजिक दायरे में आ सके। उसने पता लगा लिया था कि विश्वविद्यालय में सबसे अमीर छात्र कौन हैं और फिर सक्रिय रूप से उनसे दोस्ती करने की कोशिश की, ठीक वैसे ही जैसे उसने हैरो में की थी। जोलो की इतनी अच्छी नेटवर्किंग की क्षमता आखिरकार उसे अब तक की सबसे बड़ी वित्तीय चोरी में से एक को अंजाम देने में सक्षम बना। इसलिए विश्वविद्यालय में रहते हुए जोलो ने उस साल अपने जन्मदिन पर एक बड़ी आलीशान पार्टी देने का फैसला किया और उसने एक खुला बार वाला एक खास नाइट क्लब किराए पर लिया और बड़े अक्षरों में अपना नाम लिखकर निमंत्रण भेजे। हालांकि जोलो को पार्टी करना जरूर पसंद था, लेकिन उसके लिए यह सब एक निवेश से ज्यादा था। वह इससे अपनी आजीविका कमाना चाहता था। वह यह सुनिश्चित करना चाहता था कि हर कोई उसे याद रखे। इसलिए उसने यह सुनिश्चित किया कि पूरा कार्यक्रम एक बहुत ही खास एहसास वाला हो, ताकि हर उपस्थित व्यक्ति महत्वपूर्ण महसूस करे। हालांकि पार्टी में उपस्थित लोगों को यह एहसास नहीं था कि जोलो ने पार्टी के लिए केवल एक जमा राशि जमा की थी और कार्यक्रम के बाद वह क्लब मालिकों को बाकी पैसे देने में टाल मटोल कर रहा था जिसका वादा किया गया था। देखिए, हालांकि जोलो को उसके पिता नियमित रूप से पैसे भेजते थे, उसके पास वास्तव में पूरे कार्यक्रम का खर्च उठाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। इसलिए वह महीनों तक टाल मटोल करता रहा और आखिरकार क्लब मालिकों से भारी छूट पर बातचीत कर ली, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। पार्टी में मौजूद किसी को भी यह बात पता नहीं थी। उन्होंने बस यह मान लिया कि वह उतना ही अमीर है जितना वह बता रहा था, और इस तरह जोलो की योजना काम कर रही थी। वह बहुत प्रभावशाली लोगों से दोस्ती कर रहा था और अपनी प्रतिष्ठा बना रहा था। जोलो इस बात से पूरी तरह सहमत था कि बात सिर्फ यह नहीं है कि आप क्या जानते हैं, बल्कि यह है कि आप किसे जानते हैं, और वह सही लोगों से जुड़ने के लिए अपने बारे में और कितना पैसा है इस बारे में झूठ बोलने में खुश था। इन नए संपर्कों का इस्तेमाल करके जोलो अपने कुछ अरब दोस्तों को मध्य पूर्व की यात्रा पर जाने के लिए राज्य करने में कामयाब रहा, जहां उसने कुछ सबसे अमीर परिवारों से मुलाकात की और ज्यादा प्रभावशाली संबंध बनाए। उनमें से एक ने बाद में टिप्पणी की कि कैसे जोलो मध्य पूर्व में सत्ता संरचनाओं में विशेष रूप से रुचि रखता था और ऐसा लग रहा था कि वह यह समझने की कोशिश कर रहा था कि हर देश में पैसे को कौन नियंत्रित करता है। हालांकि जोलो द्वारा बनाए गए सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में से एक उन लोगों के साथ था जो अबू धाबी के सॉवरेन वेल्थ फंड को चलाते थे। अब एक छोटी सी बात, आखिर सॉवरेन वेल्थ फंड क्या है? दरअसल यह धन का एक विशाल भंडार है जिसे किसी देश की सरकार नियंत्रित करती है। आमतौर पर इसका इस्तेमाल ऐसे देश करते हैं जो किसी एक संसाधन पर निर्भर हैं, जैसे मध्य पूर्व के देश जिनकी अर्थव्यवस्थाएं तेल पर अत्यधिक निर्भर हैं, और वे इन फंडों का इस्तेमाल सॉवरेन वेल्थ फंड पर निर्भर देशों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे धन को नियंत्रित करने के लिए करते हैं, ताकि वे अपने धन को अन्य संपत्तियों और निवेशों में विविधता ला सकें। हालांकि इन सॉवरेन वेल्थ फंडों में बहुत अधिक नकदी होती है और ये ज्यादातर अनियमित होते हैं और इनमें बहुत कम पारदर्शिता या निगरानी होती है, और यही कारण है कि ये जोलो की भविष्य की योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। लेकिन सबसे पहले मध्य पूर्व में नेटवर्किंग टूर पर जाने के बाद जोलो स्नातक करने के लिए विश्वविद्यालय लौट आए, और इसी समय जोलो ने अपनी खुद की कंपनी स्थापित की जिसका नाम उन्होंने विंटन ग्रुप रखा। उन्होंने दोस्तों को बताया कि उन्होंने यह नाम इसलिए चुना क्योंकि वह विंटन्स ऑफ मनी में जा रहे थे। सच में कंपनी के पीछे मूल विचार यह था कि वह मध्य पूर्वी निवेशकों के बीच सौदे करवाएगा जो मलेशिया में परियोजनाओं में शामिल होना चाहते थे। इसलिए जोलो ने इस नई कंपनी के लिए प्रसिद्ध पेट्रोनास टावर्स में आलीशान कार्यालय बनवाए जो वह वास्तव में वहन नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने एक स्थानीय बैंक से आरण का प्रबंध कर लिया क्योंकि जोलो जानते थे कि यह एक गंभीर और सफल व्यवसाय है। यह धारणा बनाना महत्वपूर्ण है।
बेशक अब उन्हें कुछ वास्तविक ग्राहकों की आवश्यकता थी और सौभाग्य से झोलो के लिए धनी अभिजात वर्ग के साथ उनकी सारी नेटवर्किंग बहुत बड़े पैमाने पर फल देने वाली थी। हैरो में अपने दिनों के दौरान झोलो के सबसे अच्छे दोस्तों में से एक रिजा अजीज थे, जो नजीब रजाक नामक एक प्रमुख मलेशियाई सरकारी अधिकारी के सौतेले बेटे थे। वास्तव में जब तक झोलो ने अपनी कंपनी शुरू की तब तक नजीब मलेशिया के उप प्रधानमंत्री बन चुके थे, जिसका स्पष्ट रूप से मतलब था कि उनके पास बहुत अधिक शक्ति थी और झोलो जानते थे कि अगर वह नजीब के करीबी लोगों के बीच पहुंच गए तो उन्हें बहुत लाभ हो सकता है। बेशक नजीब के सौतेले बेटे के साथ सिर्फ अच्छे दोस्त होना ही काफी नहीं था। मलेशिया के उप प्रधानमंत्री बनने का असली कारण यह था कि वह नजीब के बहुत बड़े प्रशंसक थे। झोलो को अपनी योग्यता साबित करनी थी और तभी झोलो को पता चला कि मलेशिया एक विशाल निर्माण परियोजना के लिए साझेदारों की तलाश कर रहा है। इसका मूल विचार सिंगापुर जैसा एक वित्तीय और जीवन शैली केंद्र बनाना था, लेकिन इसके लिए निवेशकों की जरूरत थी। झोलो को यहाँ एक अवसर दिखाई दिया। मध्य पूर्व में अपने धनी संबंधों का उपयोग करते हुए वह एक ऐसा सौदा करवाने में सफल रहे जिसके तहत वे मलेशिया की निर्माण परियोजना में निवेश कर सकते थे। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि झोलो ने मलेशिया के उप प्रधानमंत्री नजीब को इस सौदे का सारा श्रेय लेने दिया, जबकि उन्हें कोई काम नहीं करना पड़ा। इससे मलेशियाई लोगों के बीच नजीब की लोकप्रियता में भारी वृद्धि हुई, क्योंकि अब उन्हें एक ऐसे राजनेता के रूप में देखा जाने लगा जो बड़े निवेश आकर्षित कर सकते थे और मलेशिया को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते थे। दरअसल उन्हें मिली यह लोकप्रियता ही 2009 में मलेशिया का प्रधानमंत्री बनने में उनकी मदद करने वाले कारकों में से एक थी। अब झोलो का मूल व्यवसाय मॉडल यह था कि उन्हें इस तरह के सौदों में मध्यस्थता के लिए बस एक शुल्क मिलता था, लेकिन उन्हें इस निर्माण परियोजना के लिए वास्तव में कोई शुल्क नहीं मिला। इसके बजाय झोलो को कुछ बेहतर मिला। अब नजीब उन्हें प्यार करते थे, जो झोलो के बेहद आभारी थे, और इसलिए 2009 में जब नजीब मलेशिया के प्रधानमंत्री बने तो इसका मतलब था कि झोलो, जो उस समय सिर्फ 27 साल के थे, अब देश के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति की नजर में थे। और झोलो यहीं नहीं रुके। उन्होंने नजीब के परिवार में पूरी तरह से घुलने मिलने की कोशिश की। उन्होंने नजीब की पत्नी के लिए महंगे गहने खरीदे और नजीब के गहनों का भुगतान भी किया।